हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो के फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु के बारे में एंड मिनाटो के फ्लाइंग राइजन जुत्सु के बारे में। अगर हम सिर्फ स्पेस टाइम निंजुत्सु की बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेस टाइम निंजुत्सु को यूज करते हैं, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि बोरुतो के स्पेस टाइम निंजुत्सु में और मिनाटो के स्पेस टाइम निंजुत्सु में क्या डिफरेंस था, इवन किसका स्पेस टाइम निंजुत्सु ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने ओजी कैरेक्टर मिनाटो नामे काजे की, क्योंकि मिनाटो नामे काजे अपने टाइम का सबसे पावरफुल हुकागे था, जिसके नाम का सिक्का चला करता था कि कोई भी इससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था, बिकॉज अकेला बंदा जो पूरी थर्ड ग्रेट निंजा वॉर को भी खत्म कर दे, उससे हैंड टू हैंड भिड़ने की हिम्मत कौन करेगा। तो मिनाटो का जो फ्लाइंग राइजन जुत्सु है वो उसे पास हुआ है द सेकंड होकागे से, द फाउंडर ऑफ 1000 ऑफ जुत्सु, जिसके अंदर शैडो क्लोन, फ्लाइंग राइजन, वाटर स्टाइल जुत्सु, फायर स्टाइल जुत्सु इंक्लूड है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर हम ढंग से देखें तो टोबिरामा शिंजू एक एक्चुअल साइंटिस्ट है जिसने इतने सारे जुत्सु को फाइंड किया है। अगर तुम अपने उचिहा वाले हेड को हटा के देखो तो ये वो बंदा है जिसने कोनोहा विलेज को एक्चुअल में बनाया है। माजरा और हाशिरामा ने तो कोनोहा विलेज को क्रिएट किया था अलग अलग क्लैन से सभी को लाकर, लेकिन कोनोहा विलेज को संवारने का काम एक्चुअल में टोबिरामा ने किया था, एक प्रॉपर स्कूल बनाकर इतने सारे जुत्सु को फाइंड करके। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। लेकिन यार मुझे लगता है मैं अब टॉपिक से भटक चुका हूँ। टोबिरामा का फ्लाइंग राइजन जुत्सु जो है वो एक मार्किंग पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर वो किसी भी पर्सन या थिंग पे अपना मार्क लगा दे तो वो उस पर्सन और थिंग के पास इमीडिएटली पहुंच सकता है। इवन तुम एनिमे में देखोगे तो टोबिरामा ने फ्लाइंग राइजन जुत्सु को बहुत ही लिमिटेड वे में किया है कि वो सिर्फ एक मार्क से दूसरे मार्क तक जा सकता है, थोड़ा कंसंट्रेशन करके, एंड वो इस जुत्सु को ज्यादातर यूज नहीं करता है जब तक इसकी जरूरत ना हो। लेकिन मिनाटो ने इस जुत्सु को एक अपनी स्पेशलिटी बना ली, जिसके अंदर वो इसको एक अलग ही लेवल पे ले गया कि मिनाटो जब चाहे जिस मार्क पे चाहे उस मार्क पे जा सकता है, भले वो मार्क उसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और भले वो मार्क कितना ही दूर क्यों ना हो, भले वो मार्क कितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इवन वो अपनी मार्किंग किसी पे भी कर सकता है। बट टोबिरामा को तो नहीं पता, लेकिन मिनाटो की फ्लाइंग राइजन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि मिनाटो ने अगर किसी पे भी एक बार भी मार्क लगाया तो वो मार्क कभी नहीं छूट सकता है। इवन तुम ये देखो कि मिनाटो के मरने के बाद भी उसके फ्लाइंग राइजन मार्क्स हटे नहीं कहीं से भी, भले मिनाटो मर ही क्यों ना गया। क्योंकि जब मिनाटो का दोबारा से रीइंकार्नेशन हुआ था तो ओबिटो पे लगा हुआ 16 साल पहले का फ्लाइंग राइजन मार्क को भी मिनाटो बड़ी इजिली यूज कर पा रहा था। तो तुम ये चीज समझ सकते हो कि मिनाटो का फ्लाइंग राइजन जुत्सु कितना ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर मिनाटो दोबारा से बोरुतो के जनरेशन में रीइंकार्नेट होता है तो वो उन मार्क को दोबारा यूज कर सकता है जो उसने पहले लगाए थे। ये मार्किंग कभी नहीं हट सकती है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे बोरुतो के बारे में। बोरुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु को यूज किया था फर्स्ट टाइम बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 4 के अंदर, जहाँ वो अपने उजुमा की पेंडेंट से ट्रांसपोर्ट हुआ था कोड के पास। जहाँ बोरुतो फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु को यूज करने के लिए क्या करता है, द बेसिक इज कि बोरुतो सबसे पहले किसी भी मेटेलिक टूल में या फिर मेटल की किसी भी थिंग में अपने चाकरा को कनेक्ट करता है और अपने चाकरा से उसको पूरी तरह से भर देता है, जिससे बोरुतो अपने ही चाकरा को दोबारा से सेंस करके उस चाकरा के पास पहुंचता है जो उस मेटेलिक चीज के अंदर चाकरा है। तो वो किसी भी मेटेलिक चीज को यूज करके कहीं भी जा सकता है, भले वो लोकेशन कोई भी क्यों ना हो। और ये चीज बोरुतो ने कारमा यूज ना करने से बचने के लिए ही इस स्किल को गैदर किया है। एंड अभी तक हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक देखा है, उसके अंदर बोरुतो ने अभी तक अपनी मेटलिक मार्किंग को किसी के ऊपर लगाया नहीं है, यानी किसी पर्सन के ऊपर। जैसा कि मिनाटो कर सकता था वैसा अभी बोरुतो नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी बोरुतो ने इस चीज की मार्किंग नहीं बनाई है। वो सिर्फ अपना ही चाकरा सेंस करके फ्लाइंग राइजन जुत्सु यूज कर रहा है। बट जैसा कि हमें बताया है मिस्टर काशिन कोजी ने कि फ्लाइंग राइजन जुत्सु यूज करते वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास दो मार्क हो और उन दोनों मार्क में से किसी एक मार्क पे जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों मार्क है कहाँ, क्योंकि दोनों के दोनों अलग है, लेकिन सेंस एक ही जगह से हो रहा है, एक ही लोकेशन से। और उससे भी घटिया बात यह है कि वो दोनों के दोनों मार्क अनविजुअल है, यानी तुम उन्हें देख नहीं सकते हो, जो बहुत दूर है। और ये वो प्रॉब्लम है जिसे बोरुतो अभी भी फेस कर रहा है। बिकॉज ऑफ डैट के बोरुतो का जो उजुमा की पेंडेंट है वो टोड के पास था जब
गोड 10 टेल्स के पास था उस टाइम। एंड सेकेंड टाइम जब हिदारी सारडा को लगभग खत्म करने वाला था, उस टाइम पे भी टोड के पास बोरुटो का पेंडेंट था, तब जाके वो वहाँ पर आया था। इवन तुम ये देखो कि अभी तक बोरुटो भी ढंग से फ्लाइंग नाइजिन जुत्सु पर महारत हासिल नहीं कर पाया है। तो अभी देखा जाए तो बोरुटो बहुत ही कम लेवल पे है। मान लो अगर बोरुटो को इसी बेसिक लेवल को आगे बढ़ाना है कि वो किसी भी मेटल थिंग पे अपना चाकरा रखता है एंड वो उससे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो बोरुटो को अपने लेवल को बढ़ाने के लिए सभी के चाकरा से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि गोकू करता है। Goddamn right. देखो नारुतो यूनिवर्स के अंदर सभी के चक्रा बहुत ज्यादा अलग अलग हैं, तो वो उन चक्रा को सेंस करके उनके पास पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जिस टाइम पर जुर्रा हिमावारी को लगभग मारने ही वाला था, उस टाइम पर बोरुटो के पास अगर ऐसी एबिलिटी होती कि वो किसी और के चक्रा को सेंस करके उसके पास पहुंच सकता था, तो वो सीधा हिमावारी के चक्रा को सेंस करता और वो सीधा जुर्रा के सामने ही आ जाता। तो ये चीज ना होने की वजह से यहाँ पर मिनाटो ही जीतता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग राइजिन जुत्सु की बात करें तो बोरुटो मिनाटो से तो आराम से हार जाएगा, क्योंकि जब तक बोरुटो किसी भी मेटल चीज पे अपना चक्रा गैदर करेगा तब तक मिनाटो अपना क्रोनाई बोरुटो के पास फेंक चुका होगा। सो यहाँ मिनाटो जीतता है। जो भी चीज काशिन कोजी ने बोली है बोरुटो को कि तुम 6 साल बाद फ्लाइंग राइजिन जुत्सु को एक ऐसे लेवल पे ले जाओगे जो कोई न ले जा सका, वो भी अपने दम पे। और ये तो पक्का है कि बोरुटो मंगा के अंदर हमें किसी भी जुत्सु का एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें उजुहिको रसिंगन देखने को मिला है जिसका कोई बीट नहीं है अब तक। सो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का भी हमें एक नया वर्जन देखने को मिलेगा, वो भी 4 साल बाद इन बोरुटो टाइमलाइन में, क्योंकि काशिन कोजी ने बोला था कि बोरुटो 6 साल बाद फ्लाइंग राइजिन जुत्सु पे मास्टर कर लेगा, और 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं इन बोरुटो टाइमलाइन। बट ये जो फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु है जो 6 साल बाद होने वाला है बोरुटो का, वो कैसा होगा? पहली बात तो बोरुटो के पास है मेटेलिक मार्क्स, जिससे वो अपने ही चक्र को सेंस करके ट्रांसपोर्ट होता है। देन आफ्टर द 4 ईयर बोरुटो के पास होगी उत्सुत्सुकी की पावर। सो बोरुटो हो सकता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर किसी पे भी वो अपना मार्किंग लगाता है, यानी कि जो उसकी मेटेलिक सिंबल्स है उसे वो किसी पे भी लगाता है तो वो उस पर्सन को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है जहाँ पर वो उसे चाहता है ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये चीज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से 5th मिजुकागे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया था, जिसके अंदर 3 शिनोबी लगे थे इस जुत्सु को परफॉर्म करने में, सिर्फ एक पर्सन को ट्रांसपोर्ट करने में 4th ग्रेट निंजा वॉर के अंदर। देखो बोरुटो तो यहाँ खुद को ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बोरुटो किसी को भी छू कर उसे कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो ये एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज होगी। तो मान लो अगर बोरुटो के पास बहुत बड़ा खतरा आता है और बोरुटो को ये भी पता है कि मैं ही हूँ जो इससे लड़ सकता है, तो वो उन सभी पर्सन्स को वहाँ से निकाल सकता है जो बोरुटो के लिए सबसे ज्यादा प्यारे हैं, और भले इस चीज में उनकी मंजूरी हो या ना हो। जहाँ बोरुटो जस्ट एक क्रोनाई फेंकेगा किसी भी पर्सन पे, एग्जाम्पल के लिए सारडा से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, एंड सारडा उस क्रोनाई को कैच कर लेती है। देन इस केस में सारडा के क्रोनाई पकड़ने से सारडा बोरुटो के चक्र से अब कनेक्ट हो चुकी है। बोरुटो वहाँ फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु यूज करेगा और वो उसे कहीं भी भेज देगा जहाँ वो सेफ रह सके। सो ये एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है, और मे भी ऐसा ही हो सकता है कि बोरुटो के एपिसोड 1 के अंदर कोनोहा विलेज में कोई नहीं है, क्योंकि बोरुटो ने सभी को अपने फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु की हेल्प से कहीं और भेज दिया है जहाँ पर वो लोग सेफ रह सके और कोई भी इस फाइट के बीच में ना आ सके। एंड बाकी आपको क्या लगता है कि इस डिबेट में कौन जीता है? प्लीज अपने कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।